Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about the chemical reactions and its characteristic. ये टॉपिक आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा. ठीक है. अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो हमें देखने को मिलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस हमारे वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई नई चीज़ फॉर्म होती है और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है. जिन चीज़ों से मिलके वो बना है उनसे उस चीज़ की प्रॉपर्टी अलग होती है. ठीक है. अब हम केमिकल रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं. वो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. एंड अब हम देखेंगे कि ये रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं. रिएक्टेंट क्या है? सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है. ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं. नाउ प्रोडक्ट क्या है? सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी वो चीज़ जो हमारे केमिकल रिएक्शन होने के बाद फॉर्म हुई है, जो रिजल्ट है हमारे केमिकल रिएक्शन का, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है. अगर मैं डेली लाइफ में देखूं तो अगर जैसे आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क जब आपका उससे दही बनता है तो दूध क्या है? आपका दूध आपका रिएक्टेंट है ना. जब वो उसके साथ आपके जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ? इंटायरली डिफरेंट चीज़ फॉर्म हो गई ना, कर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी मिल्क से बिल्कुल ही अलग है. तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होता है. अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो अगर मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है, और उसको मैंने रिएक्ट कराया अपने ऑक्सीजन से, तो मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? वो मेरा फॉर्म होगा H2O, जिसको हम वाटर कहते हैं. ठीक है. अब हमें पता है ना कि जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, ये गैस है, लेकिन जो H2O जो वाटर फॉर्म हुआ है वो कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. ये कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड. और ये जो दोनों हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? ये जो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, जिसको हम R से डिनोट करते हैं. और जो वाटर हमारा फॉर्म हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से डोनेट करते हैं. ठीक है. तो अभी हमने देखा कि जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो हमारा जो प्रोडक्ट वाटर फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टी जो थी हमारे रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट थी. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का. सो जब वन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर तो क्या फॉर्म होता है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब देखो यहाँ पे एरो के ऊपर मैंने हीट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस रिएक्शन के लिए क्या कर रही हूँ? हीट प्रोवाइड कर रही हूँ. ओके. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है नीचे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का है. कैसे है वो? वाइट कलर का. अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, कि हम जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते, जलाते हैं, हमेशा जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं? सो व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है? एक हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ठीक है. उसी को रिमूव करने के लिए हम उसको पहले क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. किससे? सैंड पेपर से. अब जो वो बेसिक लेयर है हमारी जो प्रोटेक्ट करती है हमारे मैग्नीशियम को, वो किस चीज़ की लेयर है? वो है हमारे मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर. ठीक है. So magnesium ribbon is cleaned before the burning with a sandpaper, and why this is done? This is done to remove the protective layer of magnesium ribbon carbonate फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो मैग्नीशियम रिबन के सरफेस से हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटाना है ताकि वो ईजिली बर्न कर सके. इसलिए हम उसको पहले क्या करते हैं? क्लीन करते हैं बर्न करने से पहले. ठीक है. देन आपके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं उस रिएक्शंस में. ठीक है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी. और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे रिएक्शंस में हो रहे हैं. ठीक है. ओके.
अब जब भी रिएक्शंस होती हैं, जब भी हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। वही फीचर आज हम पढ़ेंगे। वो फीचर क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ योर एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि किसी गैस का इवॉल्व होना, निकलना जब मेरी रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, अभी हम पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। देन चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ये सारे जो अभी मैंने वन बाय वन आपको बताएं, ये सारे क्या है? मेरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, अब अगर मैं किसी दो सब्सटेंस को मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है, अगर उसमें से गैस इवॉल्व होती है तो हम क्या बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है उन दो सब्सटेंस के बीच में। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता लगता है कि दैट आवर रिएक्शन इज गोइंग ऑन, हमारी रिएक्शन चल रही है, हमारी रिएक्शन हो रही है। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज योर इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का इवॉल्व होना, निकलना। अब जब मैंने रिएक्शन कराया, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो जब आपका रिएक्शन होता है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई है? ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा सेटअप। इसमें क्या है, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ले लिया और एसिड ले लिया। ठीक है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके क्या, ये बबल इवॉल्व हो रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा टेस्ट ट्यूब में। ये बबल्स किसके हैं? ये हाइड्रोजन के बबल है। अब मैंने इस टेस्ट ट्यूब से ही एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया जो मेरा नीचे एक सोप सॉल्यूशन में जा रहा है। जब वो ट्यूब से हाइड्रोजन गैस पास होके इस टब में गया, सोप सॉल्यूशन में गया, तो वहाँ से बबल्स फॉर्म हुए। और अगर मैं उन बबल्स के आगे कैंडल लाती हूँ तो क्या होंगे? वो बबल्स बर्न होंगे। कैसे साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ। तो जब भी कोई गैस बर्न करती है विद अ पॉप साउंड, विच मीन्स दैट गैस इज हाइड्रोजन, यानी वो गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या होगा हमारा? तो इसका रिएक्शन होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट। ठीक है, साथ ही में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? मेरी H2 गैस अब इवॉल्व हो रही है, तो इसलिए मैं ये एरो लगाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कंप्लीट रिएक्शन होगा। किसका? जो कि आपका है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें क्या था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नोटिस किया था हमने? एवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि प्रेसिपिटेट एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट हमारे क्या होते हैं? वो सॉलिड प्रोडक्ट जो कि सेपरेट आउट हो जाते हैं हमारे सॉल्यूशन से, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ना, अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं जो मेरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, या तो वो सेटल डाउन हो जा रहे हैं नीचे, है ना। तो जो ये सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो किसके बीच में रिएक्शन है? पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। जब मैं पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के रिएक्शन कराती हूँ तो मेरा एक येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होता है। क्या है वो पीपीटी? लेड आयोडाइड। वो पीपीटी का नाम क्या है? लेड आयोडाइड। कि जब मेरी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है लेड आयोडाइड, वो क्या है? पीपीटी है। ठीक है, और ये येलो कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ओके, अब जो ये हमने अभी पढ़ा लेड आयोडाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेड को हम Pb से डिनोट करते हैं और आयोडाइड के लिए हम I2 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि Pb की वैलेंसी +2 होती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके लेड आयोडाइड का फॉर्मूला है जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है। और ये कब फॉर्म होता है? व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। ओके, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर, कि हमें कलर चेंज दिखाई देता है। ये इसमें हमने क्या लिया? एक रिएक्शन लिया बिटवीन द सिट्रिक एसिड
एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, हमने जब पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन कराई सिट्रिक एसिड के साथ, तो मैंने क्या देखा, जो आपका पर्पल कलर होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का, वो धीरे धीरे चेंज होते होते फाइनली किस में आ गया, कलरलेस हो गया वो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा चेंज इन कलर, पर्पल से कलरलेस हो गया। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपका अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तब भी आपका होगा उसका जो ऑरेंज कलर होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें विजिबली दिखाई देते हैं चेंज इन कलर, ठीक है, तो वो क्या है हमारा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उससे हमें पता लगता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो हो रही है, प्रोसीड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। अब कई रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब रिएक्शन होगा तो आपको हीट फील होता है। ठीक है, जिसमें हो रहा होगा आप उसको टच करोगे उस फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को, तो आपको वो गर्म फील कर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उन रिएक्शन के टाइम पे हीट रिलीज हो रही है। और कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब होंगे, अगर आप उनके फ्लास्क टच करोगे तो आपको ठंडा फील होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जब वो रिएक्शन हो रहा है तो। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे बताऊँ आपको, तो ये दो क्या होते हैं आपके, एक होता है आपका एंडोथर्मिक, एक जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक। इसमें जो आपका टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और एक होता है आपका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के टाइम पे हमारा हीट रिलीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, जब भी एक्सोथर्मिक होगा तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब भी एंडो होगा तो डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी होंगी। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने रिएक्शन लिया जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसमें क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर अब मुझे हीट फील होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ क्विकलाइम और वाटर के बीच में, तो जो रिएक्शन होगा जब मैं चूना और पानी मिलाती हूँ तो होता है ना हीट जैसा फील होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हीट रिलीज हुई है, ये एक हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारे आपके ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें आप चेंज इन टेम्परेचर देखोगे। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हीट फील होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, और कई में टेम्परेचर लो होता है तो मुझे ठंडा फील होता है, उसके फ्लास्क को मैं टच करूँगी तो मुझे ठंडा फील होगा। तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ये हमें कई रिएक्शंस में दिखाई देता है। देन नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हमने क्या है कि हमारा स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हमने लिया कंबर्शन रिएक्शन ऑफ अ कैंडल वैक्स। कंबर्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हम कराते हैं रिएक्शंस। ठीक है, अब इसको करेक्टाइज कैसे किया हमने, चेंज इन स्टेट यानी कि जब मैं कैंडल को बर्न कर रही हूँ, कंबर्शन हो रहा है कैंडल का, तो क्या हुआ सॉलिड से वो लिक्विड में हो रहा है ना, मेल्ट हो रहा है तो लिक्विड में ही जा रहा है। और जब वो क्या हुआ उसका वैक्स आपका मेल्ट होने लगा तो वो सॉलिड से लिक्विड गया, और जैसे ही उसके जो आपका हीट जो हो रहा था लाइट है वो बुझ गई, तो वो क्या हुआ गैसेस फॉर्म में भी होने लगे, जो उसके ऊपर से आपको ये कैंडल के दिख रहा है जो जलता है हमारे। ठीक है, तो वो क्या गैसेस फॉर्म में भी, तो इसमें आपके चेंज इन स्टेट है। ऐसी काफ़ी रिएक्शंस हैं जिसमें आपके चेंज इन स्टेट हमें ओके जो हमारा वैक्स होता है वो एक सॉलिड है। ठीक है, जब वो हमारा क्या होता है बर्न होता है तो हमारा वाटर फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो वाटर क्या है लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस। ऐसी बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो होती हैं। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं है कि ये जो जितने भी रिएक्शंस अभी हमने पढ़े हैं वो सिर्फ हमारे लैब्स में होते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो अकर होते हैं। जैसे आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, फिर सोरिंग ऑफ मिल्क, अगर मैं गर्मी के टाइम पे बाहर रख देती हूँ दूध तो वो खट्टा हो जाता है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जितने भी हैं हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।